हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप ठीक है? हाँ जी। आप ठीक है? हाँ। मोक्षमार्गस्य नेतारं करुणृतां व्यासारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे सर्वोदये वन्दे सर्वोदये। सत्पात्र की यह सर्वात्मक नामक टीका है और इसके आधार से यहाँ जम्बूद्वीप के संदर्भ में बात करते थे। जम्बूद्वीप की रचना संबंधी चर्चा में कल तक हम द्वीप के भीतर मौजूद पर्वत क्षेत्र, सरोवर और उनके अंदर मौजूद कमल और कमल में रहने वाली देवियों तक की चर्चा यहाँ कर चुके हैं। आज हमारे को नदियों के संदर्भ में बात करनी है। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कल तक जो अपनी बात हुई थी, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं पूछना है तो चलिए मुझे बतला दीजिए कि नाभिगिरी पर्वत कहाँ होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सुना है? नाभिगिरी नाम के पर्वत कौन से हैं, कहाँ है? नहीं सुना। नहीं सुना? नाभिगिरी हाँ जी, तो अभी कल परसों में सुना है, लेकिन इससे पहले नहीं सुना। तो आप बतला सकते हैं कि कौन सी जगह पर है नाभिगिरी पर्वत? वो रम्य है, फिर हिरण्यवत क्षेत्र में है, फिर रम्य क्षेत्र और कहाँ दिख रहा है? चारों क्षेत्रों में आएगा ना, हिरण्य, रुक्मी, हरि एंड हेमवत। हेमवत, हरि। आप हमेशा जब भी क्रम बोले इसका तो हमेशा ध्यान रखें, अपने को अपनी तरफ वाले ही क्रम से चलना है। माने भारत में नहीं, इसके बाद में हेमवत, हरि, फिर रम्यक और हिरण्यवत। अरे हम ध्यान रखें, हमेशा इधर से देखें, अपनी तरफ से। आप ऐसा महसूस करें, आप ऐसा फील करें कि हम लोग ये जो भारत क्षेत्र बना हुआ है यहाँ, ये पूरे नक्शे में जो भारत क्षेत्र दिखाया गया है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा महसूस करें। जब ऐसा महसूस करेंगे तो आपको लगेगा बस उसी सीरियल से आगे बढ़ते चलिए आप। नहीं, चार मिल गए ना, नाभिगिरी मेरे चारों में मिल गए। वेत्ताड़ है, आपने बताया था। नाभिगिरी। चलिए अब हम सबसे पहले ये बतलाना चाहते हैं आपको कि 7 क्षेत्रों में बहने वाली जो 14 नदियां हैं, क्या आपने उन 14 नदियों के नाम याद किए हैं? हाँ जी। यदि नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आप एक एक क्षेत्र के बगल में एक एक युगल लिख सकते हैं, जिससे जब बात की जाए तो अपने को ये पता रहे कि कौन सी नदी कौन से क्षेत्र में बहती है। क्या कर अपने क्षेत्र में? जैसे देखिए, हमने ऐसा पूछा आपसे कि गंगा सिंधु नदी कौन से क्षेत्र में बहती है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में बहती है, ठीक है। अच्छा, रोहित आपसे कौन से क्षेत्र में बहती है? आगे नेक्स्ट में जैसे नदियों का क्रम बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह से क्षेत्र भी एक के बाद एक बढ़ते चले जाएंगे। जैसे गंगा सिंधु भारत क्षेत्र में, रोहित आख्या हेमवत क्षेत्र में, हरित हरिकंता, ये दोनों नदियां
हरी क्षेत्र में। एक मिनट सबको, हेलो पंडित जी, मुझे थोड़ा पूछने, सबको पंडित जी की आवाज ठीक से आ रही है कि मुझे ही ब्रेकअप होती आई आती है? बैकग्राउंड का नॉइज है, थोड़ी सी ब्रेकअप आती है, ब्रेकअप भी है, ब्रेकअप भी आती है ना। बैकग्राउंड में तो इतना अभी नहीं है कुछ, लेकिन मुझे ब्रेकअप की आ रही है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ, सब लोग क्या ओपन करके रखते हैं आंसर के लिए। हाँ, आप लोग बोल रहे हैं उसमें भी थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, अच्छा एक काम कर सकते हैं, जिन्होंने भी अनम्यूट किया है ना, अनम्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीकर पे मत रखो आप, सबके फोन अपने हाथ पे रखो, स्पीकर से मत सुनो, तो फर्क पड़ेगा थोड़ा। हाँ, आगे बढ़ते हैं अभी। बड़े हैं तुम? हाँ, तो मुझे ये मतलब सीता तो नदियाँ छूटने देती है। हरी सही गंगा कौन से क्षेत्र में रहती है? हरिवर्ष, हरी क्षेत्र, हरी क्षेत्र में। देखिए आप एक उसके सामने नोट रहेगा ना आपके पास में, वो फटाफट बतला पाएंगे, देख पाएंगे, आपको क्लियर से देख पाएंगे, क्रम को दीजिएगा आपको। अभी भी पंडित जी आवाज ऐसी आ रही है। एक बार सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए यदि आप सीरियल से लिखेंगे ना तब जा करके वो बात ख्याल में आ पाएगी। और ये इसीलिए मैं इतने दिन से याद करने की जो बात कह रहा था, इसीलिए कह रहा था कि यदि आपको याद होगी ना तो आप फटाफट रिलेट कर पाएंगे। ये इस चीज पे इसलिए कि ये प्रकरण पूरा इसी प्रकार का है। अभी मैं आपसे कहूँ, भारत क्षेत्र से गंगा सिंधु नदियाँ बहती है और पद्म सरोवर से गंगा सिंधु और रोहिताक्षा नदी बहती है, फिर रोहित नदी और हरिकांता नदी, ये दोनों नदी दूसरे नदी, और उधर से देखो तो तीर्थोदा नदी, ये दो जो नदियां हैं ये तीर्थ सरोवर से बहती है। अब आप कौन से किसका क्या समझ नहीं पाएंगे, आप क्या है चक्कर, गड़बड़ हो जाएगी ना। या तो आप उसके बराबर में नोट करें, बराबर में लिखें आप ये क्या स्थिति है, याद करने की कोशिश करें। पहले क्षेत्र समझ में आएंगे, फिर यदि सरोवर की बात की जाएगी तो सरोवर के लिए तो बात और अलग प्रकार की होगी, क्योंकि सरोवरों में तो 3 है, अभी अपने को जोड़े याद करने हैं। हाँ पंडित जी, आपको 7 याद करने हैं। 14 नदियाँ क्यों समझ रहे हैं, आपके 14 नाम याद करने हैं। आपको यदि 7 क्षेत्रों के नाम याद है तो 7 नाम याद करने, गंगा के साथ सिंधु का आना चाहिए। हाँ, सुशीला बहन कह रहे हो आप? हाँ, मुझे एक कोई अननोन नंबर पे से डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है, तो जब मैं म्यूट करती हूँ तो बरोबर आती है आवाज़। तो जो भी हो उसको मैंने अब म्यूट करने वाली हूँ मैं। ठीक है, बढ़ाइए। हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ ओके, हाँ आगे चल सकते हैं पंडित जी। चले आगे। हाँ जी, देखिए गंगा और सिंधु नाम की नदियाँ ये भारत क्षेत्र में बहती है। रक्ता और रक्तोता नदियाँ ये ऐरावत क्षेत्र में बहती है। सीता और पीतोदा नाम की नदियाँ विजय विजय क्षेत्र में बहती है। सीता और सीतोदा नाम की नदियाँ। अब ये तो अपने को क्षेत्र के लिए याद करना बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर ये होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर कि ये
वो तो जोड़े से है, लेकिन जब सरोवर की बात की जाती है तो ये जोड़ा अलग अलग सरोवरों में से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता और सीतोदा नाम की दो नदियां बहती विदेश क्षेत्र में है, ठीक है ना। लेकिन विदेश क्षेत्र में बहते हुए भी यदि हम इन दोनों नदियों की बात की जाए तो एक तिगित सरोवर से निकलती है और एक क्षेत्रीय सरोवर से निकलती है। ये समस्या है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए अपने को इस चीज को समझने के लिए, किस में से कौन सी निकलेगी और किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई बहेगी। सरोवर बने हुए हैं सबके पास में। हाँ जी। सरोवरों के बाद में अब नदियां निकालनी है अपने इसमें से। एक काम कीजिए, आप इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए आप हेलो। हाँ हेलो पंडित जी। हाँ अच्छा अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार हजी अरुणा में हम उनको वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वापस आपको ज्वाइन करती हूँ, आप रख दीजिए पंडित जी। ठीक। हेलो। हाँ जी, मैंने ज्वाइन कर लिया आपको। सबको सुनाई देते? हाँ जी। पंडित जी बोलिए। देखिए, अच्छा अभी उन सरोवरों में से अपन लोग नदियां निकालना शुरू करते हैं। देखिए, पूरी प्रकृति को अपन ने अपने हाथ में ले लिया है और अभी अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि अब नदियां कहाँ से निकालें। अपन अपने हाथ में है अभी नदियों का निकलना और निकालना। तो अपने को भरत क्षेत्र के नजदीक जो सरोवर है, सबसे पहले उस सरोवर का नाम था पद्म सरोवर। उस पद्म सरोवर से नदी निकालनी है अपने को। पद्म सरोवर से नदी निकालिए ना, तो 3 निकालनी है पद्म सरोवर से नदियां। अब जो पद्म सरोवर से 3 नदियां जो निकलेगी, उन तीनों नदियों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई थिंक 3 में से 2 नदियां तो बहेगी भरत क्षेत्र में, राइट? हाँ जी। और तीसरी नदी है वो निकल करके जानी चाहिए कहाँ पर? हेमवंत। तीसरी नदी निकल करके कहीं पद्म सरोवर हेमवंत क्षेत्र में। तीसरी नदी तो हेमवंत दूसरे क्षेत्र में जाएगी ना। हेमवंत नाम का पर्वत बीच में खड़ा हुआ है, उस पर्वत के ऊपर सरोवर है। तो पर्वत की हाइट बिल्कुल सेम है दोनों साइड से, भरत क्षेत्र से भी और हेमवंत क्षेत्र से भी बराबर की ऊंचाई है। भरत और इधर दोनों साइड से जो ऊंचाई है वो बिल्कुल बराबर है। और सरोवर सेंटर में बिल्कुल। तो कोई जरूरी नदी एक ही साइड में दूसरी साइड नहीं बह सकती, बह सकती है। 2 नदियां तो पूर्व और पश्चिम की तरफ से निकलकर दक्षिण दिशा की तरफ नीचे कुंड में गिरती है। जिन दोनों नदियों के नाम हैं गंगा और सिंधु।
क्या करना है आपको, पद्म सरोवर की ईस्ट और वेस्ट, ये दो दिशाएं पता है आपको? पद्म सरोवर की ईस्ट वेस्ट किधर होगी? हाँ जी। पर्वत के ऊपर होगी, पर्वत के साइड में होगी। माने यदि उसको अपन ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पर्वत पर ही चलेंगे, वेस्ट पर जाएंगे तो अपन पर्वत पर ही चलेंगे। ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाएं हैं, ये दोनों दिशाएं बेसिकली पर्वत पर ही। ईस्ट की तरफ से जो नदी निकली है उसका नाम है गंगा, ठीक है। वेस्ट की तरफ से जो नदी निकल रही है उसका नाम है सिंधु। ये दोनों ही नदियां थोड़ी दूरी तक उसी पर्वत के ऊपर चली। गंगा और सिंधु नाम की जो नदियां हैं, ये दोनों नदियां थोड़ी दूर तक तो पूर्व से और पश्चिम से ये निकलती कहाँ, उधर नीचे तरफ, एक पूर्व में और एक पश्चिम में सरोवर के ऊपर। और फिर उसके पश्चात वहां से कुछ छलांग लगाती हुई, कुछ टर्न लेती हुई और घूमकर कुछ उसी पर्वत पर, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में चल रही थी, दक्षिण दिशा की तरफ साउथ में टर्न लेने पर कुछ ऊपर ही चलना पड़ेगा अभी, और वहां चलकर ऊपर से थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहां पर कुछ कुंड जैसे इस तरह से बनी हुई आकृतियां हैं, नीचे जटाजूट घाटी प्रतिमाएं हैं, वो बहुत लंबे ऊंचे गहरे ऐसे कुंड में जाकर के वो नदी गिरती है और वहां से मतलब नीचे धरातल पर गिर रही है, 100 योजन की हाइट से गिर रही है नदी। नदी जहाँ से गिर रही है वहां से हाइट कितनी होगी? 100 योजन, क्योंकि पर्वत 100 योजन ऊपर था। पता है ना आपको 100 योजन की हाइट है, चिंबन पर्वत की हाइट 100 योजन की है। तो 100 योजन हाइट वाला ये चिंबन पर्वत है, और वहां से जब नदी नीचे गिरेगी तो बिल्कुल नीचे जमीन पर बर्फ क्षेत्र में उस नदी के गिरने पर वहां एक कुंड जैसा बना हुआ है। उस कुंड के ऊपर अनेक प्रकार की विचित्र प्रकार की आकृतियां वगैरह बनाई हुई हैं, बनी हुई है कृत्रिम, गौमुख से होकर के निकलती है। गहरे कुंड में कुछ प्रतिमाएं नीचे है, कृत्रिम जटायुधारी प्रतिमाएं हैं, उनका अभिषेक करती हुई आगे बढ़ती हुई बहती हुई एक क्षेत्र में बहती 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 वो नदी हर क्षेत्र में बहना चालू हो गया। नदी शुरू हुई थी पद्म सरोवर से, पद्म सरोवर की पूर्व दिशा की तरफ के द्वार से निकली, कुछ पर्वत पर आगे चलने के बाद अर्थात ईस्ट में कुछ चलने के बाद उसने टर्न ले लिया साउथ की ओर नदी में। साउथ की ओर टर्न लेने पर कुछ सीधे चलेगी पर्वत पर और फिर वहां से 100 योजन की गहराई में नीचे की तरफ उस नदी का पानी गिरता है। वहां नदी का पानी गिरते हुए 100 योजन की गहराई में जाने के उपरांत अब कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए नीचे भारत क्षेत्र में। यहाँ से ये नदी आगे बहती 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 हुई ये भारत क्षेत्र के दक्षिण दिशा मतलब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती हुई लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब पंडित जी, हाँ, गंगाकूट क्या है? गंगाकूट में गंगा नदी के निकलने का स्थान वो गंगाकूट है। सिंधु नदी के निकलने का जो कूट जो स्थान है वो सिंधु कूट है। कूट मतलब उनका कुछ एक ऐसा मतलब स्पेशल कुछ एक स्थान विशेष प्रकार के कई कूट बने हुए हैं। हिमवन पर्वत के ऊपर अनेक कूट बने हुए हैं, उनमें गंगा नाम का कूट भी होगा, सिंधु नाम का कूट भी होगा। और नीचे यहाँ कुंड में गिर रही है तो गंगा नदी है ना, गंगा कुंड, और सिंधु नदी है तो सिंधु कुंड में गिरती है। बहती हुई ये नदियाँ लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है।
तो ये गंगा का हुआ ऐसा भी सिंधु का समझ लेना ना। हाँ, जिस तरह से गंगा जा रही है ठीक उसी प्रकार सिंधु का समझ लेना चाहिए। वैसे तो सभी 14 नदियों का स्वरूप इसी प्रकार का है। बीच में अपन बस वो जो सीता की गोदा है उसकी थोड़ी और चर्चा करें, और बीच वाली की अभी मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ से कुछ अंतर है। अब देखिए आप, अभी एक नदी जिसकी हमने बात की है, गंगा और सिंधु दोनों नदियाँ जो भरत क्षेत्र में बह रही है, इसी भरत क्षेत्र के बीच में, क्योंकि अभी हमने चर्चा की है हिमवंत पर्वत की, वहां से नदी बही है। हिमवंत पर्वत के पहले जहाँ हिमवंत पर्वत है ना, उससे आधी दूरी पर, हाफ दूरी पर, बिल्कुल सेंटर में 50 योजन विड्थ वाला, चौड़ाई वाला विजयार नाम का पर्वत है। शायद मैं इसकी चर्चा पहले कर चुका हूँ आपको। फिर से बताइए आप। हिम्मत पर से थोड़ा आगे 50 योजन, 50 योजन चौड़ाई वाला विजयार्ध नाम का पर्वत है। ख्याल में आया कि क्या कह रहा हूँ? विजयार्ध पर्वत कौन सी जगह पर है? भरत क्षेत्र के बीच में। भरत क्षेत्र के बीच में दक्षिण दिशा की तरफ जो लवण समुद्र है उसके और हिमवंत पर्वत के बीच में। ठीक है, विजयार्ध हो गया बीच में, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो दो नदियां थी गंगा और सिंधु नाम की नदियां, इनका क्या स्वरूप होगा? कहाँ होगी गंगा और सिंधु नाम की नदियां? ये गंगा और सिंधु नदियां विजयार्ध पर्वत के नीचे से निकलती है, विजयार्ध पर्वत की गुफा में से निकलती है। विजयार्ध पर्वत के साथ में नीचे दो बहुत बड़ी 50 योजन लंबाई वाली गुफाएं हैं, पर्वत की गुफा, वहां से निकलती। देखिए आप दूसरी बात करते हैं पर ये तो हुई उसके बारे में, गुफा के बारे में। अब इस गुफा में से निकलने वाली नदियों से इस भरत क्षेत्र के खंड कितने हो गए? आप कर सकते हैं ऐसा। आप अपनी जो चित्र बना रहे थे अपन, उसी चित्र में आप इस तरह से लाइन खींचिए और ऐसा प्रदर्शित कीजिए कि ऊपर पर्वत से नदी नीचे गिरी और ये घूमती हुई राउंड टर्न करती हुई, टर्न लेती हुई, ये ऐसे आगे बढ़ती 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 और ये लवण समुद्र में जाकर मिलेगी। लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ। साउथ में जाकर के मिलेगी समुद्र में, और सेंटर में आपको दिखाई देगा एक पर्वत। तो उस पर्वत के ऊपर से नहीं निकलनी, विजयार्ध पर्वत के ऊपर से नहीं निकलती है नदी। ये नदी विजयार्ध के ऊपर से नहीं निकल रही है, तो कहाँ से निकल रही है? उसकी गुफा में से। उस विजयार्ध पर्वत की हाइट कितनी है? 50 योजन। नहीं, उसकी हाइट है 25 योजन की। 50 योजन की उसकी चौड़ाई है। जैसे भरत क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 526 योजन, बराबर? हाँ जी। भरत क्षेत्र की कितनी? 526 योजन है ना। अच्छा, तो चौड़ाई बताई थी आपने पहले। और हिमवंत पर्वत की चौड़ाई कितनी है? उससे डबल होगी ना। 1052 योजन। भरत क्षेत्र से डबल। हाँ जी, 1052 योजन हिमवंत पर्वत। अभी भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ भरत क्षेत्र की बात करते हैं। इसी भरत क्षेत्र में जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, 6 खंड उसमें
एक विजयार्ड और 2 नदियां गंगा सिंधु नाम की नदियों से। इन 6 खंडों में से दक्षिण दिशा की तरफ साउथ में सेंटर वाला क्षेत्र आर्यखंड है। आर्यखंड है, सेंटर वाला आर्यखंड है और बाकी के 5 खंड मलेच्छ खंड है। चक्रवर्ती इन सभी 6 खंडों को जीतता है। ठीक, और उसकी विजय यहाँ आधी हो जाती है, इसलिए उसे विजयार्ड कहते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कई लोगों के चित्त में ऐसी शंका भी खड़ी हो रही होगी, कैसे पीछे आधी हो जाती है, इधर से जाता होगा, लेफ्ट से जाएगा कि राइट से जाएगा, फिर आधी कैसे हो जाएगी? अरे भैया कुछ नहीं है, सीधा सा समझिए, जहाँ पर एक साइड में 3 क्षेत्र हैं और दूसरे साइड में 3 क्षेत्र हैं, 3 साउथ में और 3 नॉर्थ में, हो गए ना अपने आप, तो हाफ हो गए बीच में, इसलिए अर्ध चक्रवर्ती वहाँ आधा ही है। या ऐसा समझिए, अर्ध चक्रवर्ती जिन क्षेत्रों में होते हैं, जिस पर्वत की वजह से वो विजयार्ड पर्वत है। संजय जी, इस पर्वत की भी दीवारें एक दीवार जैसी है? हाँ जी, इस पर्वत की भी, विजयार्ड पर्वत, इसकी साइड भी दीवार जैसी वर्टिकल है? हाँ जी, बिल्कुल दीवार जैसी है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि इसमें 2 जगह पर पटनियां हैं। मैं देखिए 50 योजन चौड़ाई वाली किसी एक चीज को लीजिए आप, ऐसा महसूस कीजिए बिल्कुल चौकोर तख्त की जैसे, तख्ते की जैसे। तख्ता समझ गए आप? संदूक जानते हैं आप? लोहे का संदूक हो, तख्ता है, संदूक है, बकस है, लोहे के ऐसे पुराने जमाने में आया करते थे। और लोग तो सब पुराने ही लोग हैं ना। हाँ जी। अभी उसकी हाइट की बात नहीं करना अभी अपने को, अभी सिर्फ उसकी चौड़ाई देखनी है। हम खड़े हैं और उसकी चौड़ाई देखिए अपने कितनी हाइट वाला है, ये नहीं, उसकी चौड़ाई है 50, बराबर 50 योजन चौड़ाई है उसकी। अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों साइड से, नॉर्थ से भी और साउथ में से भी, दोनों ही साइड में से, नॉर्थ और साउथ दोनों ही साइड में से ऊपर बढ़े हम सीधे स्ट्रेट अपर साइड के ऊंचाई की तरफ 10 योजन ऊंचाई जाने पर 10 योजन के लिए कट गया। कटनी समझ में आई आपको कैसे कटेगा? अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप 50 योजन की चौड़ाई वाला जो ये बक्सा था, इस बक्से के ऊपर बीच में 30 योजन की चौड़ाई वाला एक और बक्सा रख दीजिए। क्या 30 योजन की चौड़ाई वाला एक और बक्सा रख दीजिए उसके ऊपर। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि वो 30 योजन की चौड़ाई वाला समान हाइट वाला, समान लेंथ वाला बक्सा उसके सेंटर में रखा जाएगा, तो लेफ्ट में और राइट में, या समझिए नॉर्थ में और साउथ में, दोनों साइड में आपको कितने कितने योजन का स्पेस मिलेगा कुछ भी सामान रखने के लिए? 10 योजन, 10 योजन का मिलेगा जगह। इसे कहेंगे अपन 10 योजन की कटनी। ये जो 10 योजन का प्लेस अपने को मिल गया है, और इस प्लेस पर, इस 10 योजन वाली जगह पर जो ये धरातल मिल गया है अपने को, नीचे वाले फर्स्ट बक्से के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट बक्से के ऊपर की बात कर रहा हूँ, सेकंड की टॉप की नहीं। अभी अपने 2 बक्से रखे हैं वहां,
पहले वाले बक्से के ऊपर दूसरा रखने पर जो पहले वाले की जो जगह दिखाई दे रही है, ऊपर से दूसरा बक्सा रख देने पर पहले वाले की जो जगह दिखाई दे रही है, उस जगह के ऊपर दोनों साइड में मिलाकर कुल 110 विद्याधरों की नगरियां हैं, जिनमें विद्याधर नाम के विशेष जाति के मनुष्य गति के लोग रहते हैं। समझ गए आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? पर्वत के ऊपर टॉप पर नहीं, अभी सिर्फ 10 डिवीजन की हाइट पर रहते हैं वो लोग। आप 10 डिवीजन की हाइट पर रहते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आप। तो ये सब आर्यखंड में, राइट? हाँ जी, ये सब आर्यखंड में ये सब रहते हैं वो, कि म्लेच्छ खंड में? इसको एक्चुअल में क्या है, इसको म्लेच्छ खंड नहीं कह सकते, ये विद्यार्थियों का एरिया अलग ही कहलाता है वास्तव में। आर्यखंड भी नहीं कहते इसको और म्लेच्छ खंड भी नहीं कहते। भरत क्षेत्र तो कह सकते हैं ना? बोलिए। भरत क्षेत्र ने वो तो, हाँ भरत क्षेत्र तो है ही पूरा, भरत क्षेत्र तो पूरा है ही। विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र है। अब पंडित जी ये विजयार्थ पर्वत, बाकी सब पर्वत के नाम लिए तो उसमें उसका ये नहीं आया है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील? नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि वे 6 तो महापर्वत थे जो जिनके कारण जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हो गए थे, और ये तो क्षेत्र की मर्यादा के भीतर है। अच्छा, आप समझिए, हम कह रहे हैं एक बाउंड्री रहती है जो बाउंड्री भारत की और पाकिस्तान के बीच की है, ठीक है? भारत और नेपाल के बीच की है, इंडिया और चाइना के बीच की है, बांग्लादेश के, इनके बीच की दीवार है। वो दीवार कौन सी है? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वतों वाली दीवार। हाँ। अब भारत में ही जो गुजरात और राजस्थान के बीच में दीवार है, वो दीवार तो बहुत छोटी है ना। हाँ। तो वो दीवार की चर्चा कभी अपन ने की नहीं है। अभी हम भरत क्षेत्र की जब बात करेंगे तो भरत क्षेत्र के ये इंटरनल विभाजन करने वाली दीवार है, ये विजयार्थ पर्वत आंतरिक विभाजन करती है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, और दोनों वो ऐरावत में भी उसका नाम विजयार्थ ही है, तो वो दोनों को ऐरावत में भी उसका नाम विजयार्थ ही है। इतना ही नहीं, विदेशी क्षेत्रों के अंदर भी उनका नाम विजयार्थ ही है। बहुत सारे हैं विजयार्थ पर्वत। तो हरि क्षेत्र में भी है, सम्यक क्षेत्र नहीं है, वहाँ नहीं है। ऐसा समझिए, ये सिर्फ कर्म भूमि में ही होते हैं। विजयार्थ पर्वत सिर्फ कर्म भूमि में ही होते हैं। आपने ये जो 7 क्षेत्र बनाए हैं ना, आप अपने अपने चित्र में थोड़ा सा परिचयात्मक दृष्टि से भी बात लिख सकते हैं। हेमवत क्षेत्र जगन्य भोग भूमि है, हेमवत, और सामने की साइड यदि बात करेंगे तो कहेंगे हिरण्यवत। एक जैसे हैं दोनों, जैसे भरत के समान ऐरावत क्षेत्र है, भरत और ऐरावत ये दोनों जिस तरह से एक समान क्षेत्र हैं, समान आकार वाले, समान लंबाई चौड़ाई वाले, कौन कौन से क्षेत्र बतलाए हमने? भरत और ऐरावत। इसी तरह से हिमवन और शिखरी ये 2 पर्वत एक जैसे हैं। इधर से ये पहला पर्वत, नॉर्थ से यदि हम आएंगे तो ऐरावत क्षेत्र से जुड़ा हुआ शिखरी पर्वत, ये दोनों सेम है। और आगे बढ़ेंगे हम तो हेमवत क्षेत्र, और उधर से यदि वापस लौट रहे हो तो हिरण्यवत क्षेत्र। इधर से हेमवत, उधर से हिरण्यवत। ये हेमवत और हिरण्यवत
ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र एक जैसे। पंडित जी, हाँ हाँ, ये सब क्षेत्र अगर सेम है तो उनको सेम नाम क्यों नहीं दिया? कंफ्यूजन कम होता है। एक साउथ में एक नॉर्थ में। हाँ, लेकिन वो सेम है तो भी सेम नाम दे के बोल सकते थे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, जिसका जो नाम है वो बतला दिए, जहाँ नाम सेम होगा वहाँ सेम बतलाया है, क्या करें हम? ओके, कह सकते हैं ना ऐसा? सब तो भाई और आप देखिए। हाँ हाँ, नहीं, और मैं पूछ रही थी कि ये जब हम जम्बूद्वीप का जो चित्र देखते हैं ना, तो अभी तो एलिवेशन हम लाइक ऊपर से देख रहे हैं पूरा, तो हमें अभी जो समझा तो पूरा आइडेंटिकल है ना, मिरर इमेज है पूरा। जो राउंड को हाफ में कर देंगे तो हाफ वाला सब ऐसा ही दिखता है जितना वो है, तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा, और अगर नीचे से देखते हैं तो वो पूरे स्टेप्स दिखाई देंगे ना, क्योंकि उसका योजन वाइज भी आइडेंटिकल है कि जो अपना बीच का जो है 7 में से जो बीच वाला है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, और फिर दोनों साइड में कम कम होती जाती है। तो इस तरह देखना है एलिवेशन में उसको। मतलब आप देखिए, एलिवेशन में भी जैसा अपन ध्यान रखते हैं अपने घर का फ्रंट एलिवेशन का या किसी का भी, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, और फिर भी कितनी कमी गलतियां रह जाती है। लेकिन यहाँ अकृत्रिम प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। हाँ, ये तो ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है। हाँ, लेकिन वेरी वेल प्लान्ड है ना, आकृति में भी एकदम वेरी वेल प्लान्ड है कि पूरा उसका माप एकदम मैच टू मैच है। अभी जैसे मैं बात करता हूँ विजयार्थ पर्वत की, तो विजयार्थ पर्वत तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों में सेम है, नाम भी सेम है, कोई ऐतराज नहीं है हमारे। हम यदि मृच खंड और आर्य खंड की बात करें तो हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में 5 मृच खंड एक आर्य खंड है, ठीक है। उधर भी 5 मृच खंड और एक आर्य खंड है, नाम भी सेम है, ऐरावत क्षेत्र में भी। किंतु यदि नदियों के नाम की बात करूं तो नदियों में इधर बहती है गंगा और सिंधु, और ऐरावत क्षेत्र में बहती है रक्ता और रक्तोदा। हाँ, ये अंतर हो गया। संजय जी, प्रश्न ये है, सातों क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल तो एक ही है, अब एक ही, खाली पर्वतों की हाइट अलग अलग है, पर ग्राउंड तो सबका एक ही लेवल पे। हाँ, ग्राउंड लेवल पे 3 कर दिया गया, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। अभी बताइए, मुझ में और कुशल जी वैसा में कुछ अंतर है कि मेरे भी 2 आंखें हैं, इनके भी 2 आंखें हैं, मेरे भी कोई 2 कान है, इनके भी 2 कान है, एक नाक है, 2 हाथ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 पैर है। एक का नाम कुशल जी और एक का नाम संजीव जी ऐसे तो रखा हुई। क्या बात करते हो आप, दोनों अलग अलग है स्वरूप में। इस तरह का जो था उसे वैसा का वैसा बचने दिया, अपन कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी मेरे को ये बात बतलाइए कि भरत और ऐरावत, अभी मैं बतला रहा था आपको आगे वाले क्षेत्रों के संदर्भ में, हेमवत और हिरण्यवत, ये 2 क्षेत्र हैं। मैं आपने बताया जगन या भोग भूमि, तो इसके आगे वाला भी बता सकते हैं ना? बिल्कुल, रम्य क्षेत्रवत आएगा हरि क्षेत्र, और उस तरफ होगा रम्य क्षेत्र। हाँ, हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं मध्यम भोग भूमि। कौन सी भोग भूमि आई? मध्यम भोग भूमि। और फिर लास्ट पे विदेश क्षेत्र रहेगा ना? अब विदेश क्षेत्र जो लास्ट में है, इसमें हमने गजदंत नहीं बनाए थे अभी तक। बनाए थे क्या आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं बनाया है। अभी नहीं बनाए ना, कोई बात नहीं।
अभी आपने जगन्य भोग भूमि लिख दिया, मध्यम भोग भूमि लिख दिया, बराबर। मैं आपको 2-4 दिन बाद में कहूंगा फिर इसको क्लियर करने के लिए। अभी तो ये सब रफ बन रहा है, अभी जितना भी बन रहा है ये सब हमारे माइंड में सेट होता जा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ कैसे बन रही है, ठीक है ना। बस जिस दिन अपने माइंड में पूरा सेट हो जाएगा फिर आप उसको बनाइए अच्छे से अच्छा रूप दे करके, बहुत सुंदर फाइन डिजाइन। चलिए तो अपन बात करते हैं अब, ये हो गया 1 2 3 4 क्षेत्र हो गए, समानता की चर्चा होगी। अब जिस तरह से बीच में मेरू नाम का पर्वत है, वहां मेरू पर्वत के अगल बगल में पूर्व और पश्चिम में, जैसे कि चर्चा में करीब मैं समझता हूँ करीब महीने भर पहले या 15-20 दिन पहले कर चुका हूँ मैं विदेश क्षेत्र की चर्चा, 1-1.5 महीने पहले की होगी, 2 महीने पहले की होगी शायद। जब भी बीच में विदेश क्षेत्र के जो हिस्से हैं, बीच वाला एक पार्ट है, वो पार्ट पूरा का पूरा सर्कल बनाया अपन ने, हाफ राउंड। ध्यान होगा आपने पहले ध्यान दिया होगा शायद, हाफ राउंड की अपन ने पहले की चर्चा की है। हाँ थी पंडित जी। हाँ वो क्या था कि वो जो नदी निकलती दोनों सिमता और सितोदा, इसमें फिर ये अपने नगरी बनाई, 16 नगरी, और ये बात कर रहे आप? हाँ वही। चलिए अभी मेरी बात सुनिए वापस। मैं ये कह रहा हूँ आपके हाथों में, जो लोग सुन रहे हैं मैक्सिमम लेडीज हैं, आप लोगों के हाथों में चूड़ी है। आप उस चूड़ी को जो अपना सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत पे टच करके एक चूड़ी आप रखें भरत क्षेत्र की तरफ, और सुमेरु पर्वत के नॉर्थ में, भाई सुमेरु पर्वत राउंड शेप में है बीच में, तो राउंड शेप में जब सुमेरु पर्वत है तो उसमें एक साइड होगी नॉर्थ और एक साइड होगी साउथ। साउथ साइड की ओर टच करके रखें एक चूड़ी, और दूसरी चूड़ी रखें नॉर्थ की साइड टच करके, मेरू पर्वत के टच करके। चूड़ी रखी इतना बड़ा नहीं है। नहीं अरे कैसे नहीं है, देखिए मैं बतलाता हूँ, कोई बात नहीं, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप रख सकते हैं ना। वहां रखने पर नीचे पर्वत के किसी पर्सन के ऊपर वो चूड़ी का राउंड टच कर रहा होगा। वो हाफ आएगा ना, हाफ आएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप जब साउथ की तरफ उसको रखेंगे तो साउथ की तरफ रखने पर अब निषद पर्वत के एक कॉर्नर से निषद पर्वत के दूसरे कॉर्नर तक चूड़ी के पास में आप राउंड बना दीजिए, जो राउंड शेप जो दिख रहा है। हाफ से भी हाफ, कितना तक छोटा टर्न लिया हुआ एक पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, निषद के एक कॉर्नर से निषद के दूसरे कॉर्नर तक। देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जिनके पास में चित्र नहीं है, जिनके पास में चूड़ी नहीं है, वे अपने दृष्टि में, अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान चित्र में इस कार्य को करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से उनको ये दिखाई देगा। बस ये 2 राउंड बना लीजिए, एक साउथ में और एक नॉर्थ में, और इन दोनों के बीच दीजिए उत्तम भोग भूमि। नॉर्थ वाले की तरफ लिख सकते हैं उत्तर कुरु नाम है उसका, और साउथ वाले की तरफ लिख सकते हैं, ये 2 नाम है, ये आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा अपन करेंगे। ये दोनों उत्तम भूमि हुई ना, उत्तम भोग भूमि, ये उत्तम भोग भूमि है। उत्तर गुरु और देव गुरु। उत्तर कुरु, कै में ऊंची मात्रा, कुरु 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 स्वाहा, ऐसे मंत्र बोलते कुरु कुरु। उत्तर कुरु, देव कुरु, ये 2 नाम हो गए, उत्तर कुरु और देव कुरु।
हो गया? एकदम भूमिया होगी। बहुत सोच पाता है अपना, क्या करेंगे, एक एक चीज क्लियर होना। निर्वाणी स्तुति बोलते हैं अपन, आज सेशन होगा ना आप लोगों का। जावाई के ज्ञान से जे लोकालोक वाणी मस्तक नमो सदा देख सदा देख